ये और मेरा तो भाई सबको यही कहना है कि अगर बायां अंग हमारा या दायां अंग हमारा सहयोग ना करे तो हमें पैरालिसिस हो जाता है। इस पैरालिसिस से बचने के लिए ज़रूरी है कि दोनों अंग में तालमेल रहे, दोनों अंग एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, है ना। नमस्कार, मैं आज आपका स्वागत करती हूँ डूडलिंग वर्ड्स की पॉडकास्ट सीरीज़ दास्ता कहते कहते में। आज हमारे साथ हैं अनिल जैन सर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते करते सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करूँगी कि जैसे कोरोना काल चल रहा है तो उन दिनों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि लोग किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं या उनको क्या प्रॉब्लम्स जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा सोचना ये है, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर। और देखिए, अपने ग्रंथों में एक बात आती है कि देवता उसकी सहायता करते हैं जो खुद की मदद करता है। कर्महीन नर को कुछ नहीं मिलता। तो देखिए, एक कोरोना भी एक बीमारी है और फ्लू जैसी बीमारी है, लेकिन ये अभी तक जो फ्लू रहे हैं उनसे थोड़ी हटके है। उस पहले जो फ्लू आते थे वो भी जब नए नए आते थे तो उस समय भय प्रतीत होता था कि ये क्या हो गया, लेकिन आज चूँकि जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है तो इसलिए हम थोड़े से परेशान ज़्यादा होते हैं। मेरे ज़माने में जैसे चेचक फैलती थी तो लोग उसको प्रकोप, देवी प्रकोप मान के देवी की पूजा कर ली, कुछ भी कर लिया, और मर गया तो वो ठीक, बच गया तो ठीक, और प्रभु का नाम लेके चला लेते थे। उस समय इतने जागरूक नहीं थे लोग, लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों से घबराने भी ज़्यादा लगे। देखिए, जैसे क्या है, मृत्यु जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन तय हो जाती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा भय लगता है मृत्यु से। और हम रोते पीटते भी हैं जैसे सामने वाला मरा है, हम तो मरेंगे नहीं, खुश रहते हैं इसमें। तो इसमें हमें ये तो करना पड़ेगा भाई कि जो चूँकि उसकी दवाइयाँ हैं नहीं, किसी पैथी में नहीं है कि हाँ ये बच ही जाएगा आदमी, ये ठीक ही हो जाएगा आदमी, उसके बावजूद ठीक होने वालों का नंबर भी बहुत है, तो ये पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ जो खबरें आती हैं उनमें ये पता चला भाई जिनको दूसरे रोग थे, डायबिटीज़ है, किडनी का रोग है, यानी उनके अंग पहले ही से शिथिल हैं, तो निश्चित उनमें इम्यूनिटी भी कम होगी। जब इम्यूनिटी कम होगी तो बीमारी ज़्यादा असर दिखाती है, तो मरने वाले लोगों में भी ऐसे लोग ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट जो सुरक्षा के उपाय बताती है, वास्तव में गवर्नमेंट नहीं बताती, वो गवर्नमेंट को विशेषज्ञ चिकित्सक जो होते हैं वो बताते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट हमसे कह रही है, सरकार हमसे कह रही है। वो सरकार का ओपिनियन नहीं होता, सरकार कोई चिकित्सक नहीं है। ओपिनियन कहाँ से आता है? विशेषज्ञों से। अगर विशेषज्ञ हमारे कह रहे हैं कि हमें मास्क लगाना है तो लगाना है, अगर हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दूरी बना के रखना है तो रखना है, हमें बार बार हाथ धोना है तो धोना है, हमें अपनी बॉडी को इम्यून करने वाले पदार्थों का सेवन करना है, जो हमें ठंडे पदार्थ, कफ बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं उनसे दूर रहना है, बाज़ार के खाने पीने से दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो निश्चित है कि हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, और हमारी इम्यूनिटी बड़ी रहेगी तो हम जीतेंगे ही, हम होंगे कामयाब। जी, इसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम युवा कवि हैं तो हम अभी लिखने के बारे में इतना जानते नहीं हैं, हम लिखना सीख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किसी भी विशेष साहित्यकार के जैसा ही लिखना प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये ऐसा करना जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, ये ध्यान रखना।
आपका व्यक्तित्व कब बनेगा? जब आप अपने तरीके से जिएंगे। दूसरे के हिसाब से लेखन अगर आप करते हैं तो आपकी मौलिकता कहाँ रहेगी? अगर गालिब मीर की नकल करते और तुलसी कबीर की नकल करते तो बताइए कैसे काम चलता? तो ये मैं इसको उचित नहीं मानता। देखिए, उनसे अपन प्रेरणा तो ले सकते हैं कि यार ऐसा भी लिखा जा सकता है। ऐसे आप कई लोगों से प्रेरणा लीजिए, लेकिन आपकी मौलिकता कायम होना चाहिए। अगर आप मौलिक नहीं हैं तो आप फिर साहित्य में कहीं भी अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं इस बात का पूरी तरह से विरोध करता हूँ कि हमें किसी के जैसा लिखना है, हमें किसी के जैसा नहीं बनना है। अमिताभ किसी और की नकल करता तो क्या अमिताभ होती? इसलिए इससे बचना। आजकल जो हम लोग युवाओं में देख रहे हैं कि जो गद्य साहित्य होता है उसका बिल्कुल से विलुप्त होता जा रहा है, सिर्फ लोग कविताएं या पद्य साहित्य ही लिख रहे हैं, तो इसका आप क्या कारण समझते हैं? देखो, आप कह रही हैं कि युवाओं में जी ये गद्य लिखना नहीं हो रहा है, पद्य की ओर जा रहे हैं, तो आप शायद सोशल मीडिया से अच्छे तरीके से जुड़े नहीं हैं। जितने युवा हैं और जितने बुजुर्ग हैं सारे के सारे पद्य की ओर जा रहे हैं। जी। उसकी एक वजह है और वो प्राकृतिक भी है। वो प्राकृतिक ऐसी कि हर आदमी के अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है, उसे लोग जाने, उसे लोग माने। तो जब हम कवि मंच पे कवियों का प्रभाव देखते हैं तो और हमने एक तुकबंदी बना ली, तो फिर हमने लगता है कि हमने एक श्रेष्ठ बालक को जन्म दे दिया और अपने द्वारा जन्म दिया गया बालक सबको अच्छा लगता है। तो सबसे पहली वजह तो ये है कविता लिखने की। दूसरी चीज़, कविता जो है बहुत कठिन विधा है। बड़ी कविताएं पसंद नहीं की जाती हैं, छोटी कविताएं पसंद की जाती हैं। गज़लों को क्यों लोग पसंद करते हैं, दोहों को क्यों लोग पसंद करते हैं? दो पंक्ति में बड़ी बात हो जाती है। तो ये सोच के लोग, देखिए, दो लाइन सुनाई और वाह 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 वाह, छा गए भैया, छा गए। तो उस चक्कर में वो लिखना शुरू करते हैं, लेकिन उस समय ये भूल जाते हैं कि अगर हम छंद में लिखेंगे तो क्या उसमें हमारा छंद जीवित है? नहीं है, लेकिन लिखेंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि तुकबंदी करना बड़ा सरल है। उसमें छंदबंद की किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी दो लाइनों की तुकें मिलाते जाओ, चार लाइनों में तुकें मिलाते जाओ और लिखते चले जाओ। आजकल तो ऐप्स भी चालू हो गए हैं जिनमें तुकबंदी के लिए राइम्स आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो कितना सरल हो गया कि आपको, इसलिए लोग उस दशा में ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, और मैंने एक चीज़ और देखी है कि गद्य भी युवा लिख रहे हैं। जी। कुछ मैंने सोशल मीडिया में जो पढ़ा, मान लीजिए 200 लोग हैं साहित्यकार, तो उसमें से कम 5 लिखते हैं और बहुत ही बढ़िया, बड़ा हट के लिख रहे हैं। ये अद्भुत बात है जी। कि उनका लेखन तो मुझे प्रेरणा देता है कि क्या बात कही है, इतना बढ़िया लिख रहे हैं। लेकिन ये है कि कम है। उसका कारण, जैसे मैं भी हूँ, मैं गद्य नहीं लिखता हूँ। ये रुचि की बात भी होती है कि गद्य लिखें कि पद्य लिखें। तो हमारी श्रीमती जी जो हैं, उनका गद्य पे बड़ा अच्छा कमांड है। उनकी कविताएं भी आतुकांत होती हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो छंद में लिखता हूँ। गीत लिखूँगा, गज़ल लिखूँगा, रुबाई लिखूँगा, दोहे लिखूँगा। गद्य के नाम पे लघु कथाएँ लिखी हैं और 2-4 समीक्षाएँ लिखी होंगी, एक आध कहानी बड़ी लिखी होगी, बाकी मैं नहीं लिखता। ये स्वभाव, अच्छा, किसी को ये स्वभावगत भी प्राप्त होता है। अब जैसे मैं संगीत से जुड़ा हुआ, तो निश्चित है कि
छंद से, पद्य से मेरा जुड़ाव गहरा रह गई, मुक्त नहीं हो सकता मैं उससे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे अंदर प्राकृतिक रूप से कैसे है छंद, और ख़ास तौर से गज़ल का छंद। एक बार बहुत तकलीफ़ थी मुझे, शरीर में दर्द ही दर्द रहता था, सुबह उठता था तो ज़्यादा महसूस होता था। एक दिन सुबह उठा, उस दिन रात को एक तो नींद नहीं आई और भारी हाथ पाँव में दर्द। तो मैंने जो उठा मैं, और मेरे मुंह से एक शेर निकला, नहीं नींद आती है रातों में अक्सर, नहीं नींद आती है रातों में अक्सर, सवेरे उठो तो बदन टूटता है। तो ये जो चीज़ है ये नैसर्गिक है मेरे अंदर। मेरा बड़ा बेटा भी मुझसे कहता है कि पापा जी आप छंद गद्य मत लिखा करो, आप तो ये पद्य ही लिखा करो, छंद लिखा करो, गज़लें लिखा करो। तो ये चीज़ हो जाती है, ये रुचि की भी बात होती है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे मंच पे जाने की जो ललक है उसमें यही है। सोशल मीडिया में भी आप देखो, लाइक कमेंट्स ना हो तो बेचारे का दिल टूट जाता है जी। वो अपने दिल को थामे बैठा रहता है। कई बार तो ऐसी नोक झोंक होती है और वो अपनी नोक झोंक जो है दूसरे लोगों को भी पेस्ट कर करके दिखाते रहते हैं, तो बड़ा कठिन है ये। तो ये है, तो ये तो चलता रहेगा। और कविताएं, पद्य लिखने का यही है, और उसमें इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप पुराना भी देखें तो गद्य लिखने वाले कम हैं, कवि बहुत ढेर हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पद्य क्यों लिखा जा रहा। अभी आपने बताया कि आपकी धर्मपत्नी जी भी लिखती हैं जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका भी कुछ लेखन बहुत श्रेष्ठ हो जाते होंगे, कभी आपके नहीं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या? देखिए, मेरा तो जो है विचार वो अपनी जगह है। लोगों का विचार ये है कि मेरी पत्नी मुझसे अच्छा लिखती है, और मेरा उनसे कहना है शी इज़ माई बेटर हाफ, शी इज़ माई बेटर हाफ, मेरा ही पूरक है। अब देखिए, उसमें भी मैं आपको बताऊं, जैसे वो मुक्त कविताएं लिखती है, मैं गज़ल लिखता हूँ। वो बड़ी कहानियाँ लिखती हैं, मैं लघु कथाएं लिखता हूँ। उसने कोशिश की गज़ल कहने की, थोड़ी बहुत लिखी भी, फिर थक गई कि अरे ये हमारे बस का नहीं है। मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की मुक्त कविताएं लिखने की, मैं भी थक गया। मतलब अब तो कभी ऐसा आ गया, उतार आया तो बात दूसरी, वरना मैं भी उन चीज़ों में नहीं पड़ता। अब आप देखिए प्रकृति का वो बैलेंस, कि हम दोनों में एक दूसरे के पूरक हैं हम जी। आप जब दोनों को समग्र रूप से देखेंगे तो आपको एक पूर्ण व्यक्तित्व दिखेगा। एक और चीज़ बताऊं तुम सब युवाओं को कि हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है जी। आधांग, और इससे निकल के एक बड़ी सुंदर परिकल्पना आई, अर्धनारीश्वर। ये अद्भुत है, दुनिया में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अद्भुत बात है, पूरी दुनिया में नहीं। तो मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा लिखती हैं, और बच्चों के गीत, बच्चों की कहानियाँ, कविताएं, छंद मुक्त कविताएं ही लिखती हैं वो, और बड़ों के लिए भी कहानियाँ, लघु कथाएं, ढेर सारी चीज़ें गद्य में बहुत है उनका। अगर मैं उनकी किताबें छपवाऊँ तो 10-15 किताबें हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए, और मेरा तो भाई सबको यही कहना है कि अगर बायां अंग हमारा या दायां अंग हमारा सहयोग ना करे तो हमें पैरालिसिस हो जाता है। इस पैरालिसिस से बचने के लिए ज़रूरी है कि दोनों अंग में तालमेल रहे, दोनों अंग एक दूसरे से कंपटीशन ना करें जी, है ना। चलिए, आपने हमें बताया कि आपको युवा कवि बहुत पसंद आते हैं, तो आपको युवा कवि में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? युवा कवियों में देखो, युवा कवि में पहली चीज़ तो मैं ये कि वो कभी कभी बिल्कुल नई चीज़ लेके आते हैं। जैसे पहले आदर्शवाद, रहस्यवाद, इन सब पे लिखा जाता है। आदर्शवाद पे खूब लिखा गया हुआ है कि उपदेशात्मक कविताएं,
त्रिलोचन जी ने मुझसे कहा था कि कभी उपदेशात्मक कविताएं मत लिखना, ये काम जो है साधु संतों को छोड़ो, और उपदेशों से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो। इसलिए तो मैं उपदेशों से बचता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि पहले जो है आदर्शवाद, रहस्यवाद, छायावाद, ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन वर्तमान में जो है यथार्थवाद की ओर जो बढ़े हैं कदम, वो वास्तव में युवाओं ने उसमें बड़ा योगदान दिया है। तो ये चीज़ मुझे कि नई बात सीखने मिलती है मुझे उनसे कि हाँ भाई बात सही है, अच्छा लिख रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो, नई बात कह रहे हो। नहीं तो ये है, मेरा एक शेर है, कागज़ों पर कौन सा फ़लसफ़ा लिखूँगा मैं, कागज़ों पर कौन सा फ़लसफ़ा लिखूँगा मैं, लिख गए ये सब कुछ सुखनवर, क्या नया लिखूँगा मैं। तो ये जो चीज़ें हो जाती हैं, तो पहली बात ये हो गई कि उनका यथार्थवाद की ओर जाना। दूसरा जो है, युवा मैं उसको मानता हूँ जिसमें जिज्ञासा है, जिसके अंदर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और जिस आदमी के अंदर जिज्ञासा मर गई है, प्रश्न मर गए हैं, तो मैं उसे वृद्ध मानता हूँ कि वो थक चुका है। और मैं इस मामले में अपने आप को युवा मानता हूँ, आप हैं अभी, क्योंकि मेरे अंदर की जिज्ञासा ने अभी दम नहीं तोड़ा जी। और नित्य मैं नया कुछ खोजता रहता हूँ, करता रहता हूँ। बच्चे का भी तकनीक के बारे में कोई चीज़ नई बताते हैं तो मैं जब तक उसको सीख नहीं लेता हूँ, तो इसी क्रम में मैंने फ़ोटोशॉप पे काम करना भी सीखा, सारी चीज़ें सीखी। कंप्यूटर पे बहुत काम कर लेता हूँ मैं, अपनी रचनाएं खुद टाइप कर लेता हूँ, प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ। मतलब प्राय जो ये आपकी जो है नेट बैंकिंग वगैरह से लगा के सारी चीज़ें मैं करता हूँ, और कुछ भी नया हो उसको सीखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं युवा हूँ। बिल्कुल आप युवा हैं। हम जो पुस्तक पढ़ते हैं, तो आजकल हम लोगों के अंदर ऐसा है कि पुस्तक क्यों पढ़ी जाए, और मतलब कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ रहता है पढ़ने का तरीका जिससे वो पढ़ना हमारा सार्थक हो ही, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, पुस्तकें भी रुचि के अनुसार पढ़ी जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ उर्दू गज़ल पढ़ो, अब आपकी उसमें रुचि ही नहीं है तो क्या करोगे आप? या किसी आदमी की जो है सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों में रुचि है, उससे हम कहें कि नहीं साहित्य पढ़ो, कैसे पढ़ेगा वो? या किसी साहित्यकार से हम ये साइंटिफिक चीज़ें पढ़ो, तो वो तो बड़ा कठिन हो जाएगा, मतलब उसको एक सज़ा देना जैसा हो जाएगा। तो रुचि के अनुसार किताबें पढ़ना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब चूँकि अपन साहित्य से संबंधित चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो साहित्य में कदम रख रहे हैं उनको निश्चित ही अपने से श्रेष्ठ लोगों की रचनाएं पढ़ना चाहिए। क्यों? और जब हम अपने से श्रेष्ठ की पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि क्या लिखा जाना चाहिए, और उसके बाद भी अपन जब उससे सीख चुके कि क्या लिख रहा है वो, कैसे लिख रहा है वो, तो फिर उससे जो श्रेष्ठ है उनकी रचना। क्योंकि आज आप गालिब को पढ़ो तो उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले छोटे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो आपको अपने से श्रेष्ठ को पढ़ेंगे, सीखेंगे। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आप छंद में लिख रहे हैं, तो अब आपकी रुचि हो तो और ना हो तो आपको छंद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अगर आप गज़ल कह रहे हैं तो उर्दू उरूज़ मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें पंडित हो जाओ, हाँ। कि भैया रट लिया और इतने पंडित हो गए कि उस पर व्याख्यान देने लगे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि छंद क्या है, हम जिस छंद में लिख रहे हैं वो छंद क्या है, उसके नियम क्या हैं। तो ये ज़रूरी है, ये इसमें पुस्तकें सहायता देती हैं जी। और मैंने तो वास्तव में छंद जो हैं किसी उस्ताद से सीखे नहीं है, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैंने किताबों से सीखा। और उर्दू छंद सीखने के लिए ये रहा कि उर्दू सीख ली तो भैया उर्दू की किताबें पढ़ने लगे,
सो उसमें उर्दू की किताबें भी पढ़ डाली, उनसे मैंने सीखा। और जो संगीत में रमा होता है उसके अंदर एक लय तो होती ही है कि वो अगर कुछ लिखेगा छंद में तो हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, जो एक आध शब्द यहाँ करने से ठीक हो जाए, लेकिन वो लय में आ जाता है। इसलिए ये किताबों का तो फ़ायदा है। और अब अनिल जैन सर के साथ का आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे एपिसोड में और भी बहुत से साहित्यकारों से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें यूट्यूब चैनल पे फॉलो करें, हमें इंस्टा हैंडल और फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें हमारी वीडियोस।